संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये दिया गया अंडर आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3। आर्टिकल 20 की जो उपधारा 3 है उसके अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो कोई भी जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर ये दबाव नहीं बनाया जाएगा, उसके ऊपर ये उसे कंपेल्ड नहीं किया जाएगा कि वो अपने अपराध को स्वीकार करे, वो ये मान। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बयान लीगल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. It is a very important section. If you are a student of LLB, you are preparing for judiciary exam, or if you are practicing as a advocate, so this section is very important for you to knowing. This section, it is very important. So today we will discuss section 24 of Indian Evidence Act. So its heading is confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding। तो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। तो ये इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई कन्फेशन क्या होता है, ये हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं जब हमने सेक्शन 17 पढ़ा था। तो यहाँ पर क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं दी गई है, व्हाट इज कन्फेशन, तो कन्फेशन की कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसीलिए जो न्यायालयों ने जो निर्णय दिए हैं तो निर्णयों में ये बताया है कि जो सेक्शन 17 में जो एडमिशन की डेफिनेशन है वो ही सेम टू सेम एज इट इज़ अलाउड इन कन्फेशन। तो वही कन्फेशन में अलाउ की जाएगी, वही डेफिनेशन मानी जाएगी कन्फेशन की जो सेक्शन 17 में एडमिशन की है। तो कन्फेशन क्या होता है, अपने अपराध का इकबाले जुर्म करना, अपने अपराध को कबूल करना कि मैंने किसी व्यक्ति की हत्या की है, मैंने चोरी की है, मैंने पैसों का गमन किया है। तो इस तरीके से अपराध का स्वीकार करना, अपने जो अपराध किया अपने जुर्म का इकबाल करना, या फिर उससे संबंधित सभी फैक्ट्सों का, उससे संबंधित ऐसे सारे फैक्ट्सों का इकबाल कर लेना जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि इसी ने जुर्म किया है। जैसे कि हत्या की रात में उसी व्यक्ति के साथ था, मैंने ही बंदूक से गोली चलाई थी और उसे गोली लगी और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसी तरीके से सारे फैक्ट, ये ना कहना कि मैंने हत्या की है और ये कहना कि मैंने गोली चलाई है, उसी से गोली चलाई और व्यक्ति को गोली लगी, तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसने हत्या की। तो उसने अगर पूरे फैक्ट्स स्वीकार कर लिए हैं, उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैंने हत्या की है और सारे फैक्ट्स भी स्वीकार कर लिए हैं, जिससे ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है, डेथ कॉस्ट की है, तो वो भी कन्फेशन है। तो ये कन्फेशन का एक जनरल डेफिनेशन, जनरल मीनिंग होता है ये कन्फेशन का। तो कन्फेशन की डेफिनेशन वही ली जाएगी जो सेक्शन 17 में बताई गई है। तो अब आते हैं हम इस सेक्शन पर। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कन्फेशन क्या होता है। तो कन्फेशन एक सिंपल लैंग्वेज में सभी को पता होता है, अपने जुर्म का, अपना जो हमने जुर्म किया है उसका इकबाले जुर्म करना, प्ली ऑफ गिल्टी कह सकते हैं एक तरीके से। तो प्ली ऑफ गिल्टी ट्रायल के समय शुरू होता है, न्यायालय के समझ होता है, तो ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है ये शब्द जो कन्फेशन है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, अपने जुर्म का इकबाल करना, तो ये कन्फेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस सेक्शन को पढ़ने से पहले कन्फेशन क्या होता है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए इससे पूरा बिल्कुल कनेक्टेड है, वो है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये दिया गया अंडर आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3। आर्टिकल 20 की जो उपधारा 3 है उसके अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड
टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो कोई भी जो एक्यूज्ड है उसे उसके ऊपर ये दबाव नहीं बनाया जाएगा, उसके ऊपर ये उसे कंपेल्ड नहीं किया जाएगा कि वो अपने अपराध को स्वीकार करे, वो ये माने कि उसने अपराध किया है। इस तरीके से उससे ज़बरदस्ती ये उसे कंपेल्ड नहीं किया जाएगा। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन दिया गया है वो दिया गया है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा बिल्कुल एकदम 24 से बिल्कुल कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पढ़ा। तो भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकार दिया गया है और ये छीना नहीं जा सकता। तो ये सारे व्यक्तियों को दिया गया है, केवल सिटीजनों को नहीं दिया गया है, सभी व्यक्ति को दिया गया है। तो जो भी एक्यूज्ड है तो एक्यूज्ड को बाय थ्रेट, बाय इंड्यूसमेंट, बाय प्रॉमिस, इन तरीक़ों से उसे अपने अपराध के इकबाल जुर्म के लिए, कन्फेशन के लिए उसे कंपेल नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 22 सबसेक्शन 3 कहता है। और इसी का एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसी को इंटरप्रिटेशन अगर किया गया है तो वो सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें मिलता है, वो इसी से कनेक्टेड है, इसी का एक पार्ट है। तो वो हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 में। तो इस धारा में बताया गया है जो कन्फेशन है, कन्फेशन कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए और वॉलेंटरी होना चाहिए। जो कन्फेशन जो व्यक्ति करता है वो स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक होना चाहिए, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। उससे ये नहीं कहना चाहिए कि अगर तुम अपने जुर्म का इकबाल नहीं करते हो तो तुम अपराध में और ज़्यादा गंभीर अपराध में फंस जाओगे, तो इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। या फिर यदि तुमने अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया, यदि आपने कन्फेशन नहीं किया तो हम आपके परिवार को जीने नहीं देंगे चैन से, इसलिए आप अपने जुर्म को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, कन्फेशन करो। तो इस तरह से उस पर दबाव बनाकर या उसे प्रॉमिस करना कि यदि आप अपने जुर्म का इकबाल कर लेती हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, इस तरह का अगर कोई जो प्राधिकार व्यक्ति है, जो अथॉराइज्ड पर्सन है, इसमें अथॉराइज्ड पर्सन की बात की गई है, उसके समक्ष कन्फेशन की बात की गई है। तो वो भी हम देखेंगे अथॉराइज्ड पर्सन कौन है, वो हम देखेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बहुत ही सिंपल सेक्शन है, इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर तो इसको पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है एक कन्फेशन मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन। तो यहाँ पर जो कन्फेशन कर रहा है वो व्यक्ति एक्यूज्ड होना चाहिए, उसका ट्रायल चलना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट FIR हो या कंप्लेंट हो तो वो एक्यूज्ड होना चाहिए। मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट, तो वो विसंगत होगा इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो जो सेक्शन 24 है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से संबंधित है। ऐसा नहीं कि उसने जो कन्फेशन दिया है उसका सिविल में प्रयोग नहीं हो सकता है, सिविल लाइबिलिटी तय करने के लिए उसका प्रयोग हो सकता है यदि उसे थ्रेट के द्वारा, इनके द्वारा दिया गया है, उसके द्वारा उसने कन्फेशन दिया है, थ्रेट के द्वारा, प्रॉमिस के द्वारा, तो सेक्शन 24 के अंतर्गत नहीं आता वो, अगर वो सिविल में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात की गई है, केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसे कन्फेशन नहीं माना जाएगा। इफ़ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन appears to court to have been caused by any inducement, threat or promise having reference to the charge against the accused person। तो यहाँ पर जो धमकी दी गई है अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा, जो धमकी दी गई है वो किस संबंध में होनी चाहिए, जो व्यक्ति पर जो आरोप है, जो व्यक्ति पर एलिगेशन है, जिसका इस पर एक्यूजिशन है, जिसका वो अभियुक्त है, उसके संबंध में थ्रेट देना चाहिए। उसके विरुद्ध जो आरोप हैं उसके संबंध में उसे धमकी देनी चाहिए, उत्प्रेरणा देना चाहिए या वचन देना चाहिए। जैसे कि हत्या का अपराध है तो हत्या के संबंध में ही वो उसे धमकी, उत्प्रेरणा या वचन देना चाहिए कि आपने हत्या के अपराध को स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो या फिर जो भी है कि आप यदि अपने अपराध का स्वीकार कर लेते हो तो आपको
माफ़ कर दिया जाएगा, इस तरह का प्रॉमिस करते हैं। तो ये सब क्या है, उसके अपराध के संबंध में है। जो हत्या का अपराध है या चोरी का अपराध है उसके संबंध में होना चाहिए। तो ये बहुत ही बारीकी से सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं वैसे बताऊंगा तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यदि कोर्ट में एडवोकेट हैं तो आप इतना ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे, आप केवल ऊपर ऊपर का ही आर्गूमेंट कर पाएंगे। तो इसमें आपको गहराई से डीप चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें व्यक्ति एक्यूज्ड होना चाहिए। एक्यूज्ड का मतलब कि उसके अगेंस्ट कोई FIR हुई हो या फिर वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई हो, तो यहाँ पर वो एक्यूज्ड होना चाहिए या फिर एक्यूज्ड होना चाहिए पहले नंबर पे। और जो उस पर जो आरोप है, जो सेक्शन उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो उसी के संबंध में उसे उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे अपराध को स्वीकार करे। और ये किसके द्वारा देना चाहिए? अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा, कोई प्राधिकार व्यक्ति के द्वारा। अब प्राधिकारवान व्यक्ति कौन होता है ये हम इस सेक्शन में बाद में देखेंगे। तो प्राधिकार व्यक्ति का अगर हम शॉर्ट में कहें तो कोई गवर्नमेंट जो सरकारी व्यक्ति होता है, जैसे कि पुलिस हुआ या कोई इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर हुआ, तो उसके समक्ष तो उसी अपराध से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये अथॉराइज्ड पर्सन होता है। इसको अथॉराइज्ड पर्सन को हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ओर से दिया गया हो, प्राधिकार व्यक्ति की ओर से दिया गया हो। तो यहाँ पर इतना हमारा हो गया था। प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी, यहाँ तक हमारा हो गया था। एंड सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू गिव एक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स। तो यहाँ पर न्यायालय क्या है, अपनी ओपिनियन बनाता है टू गिव द एक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड्स which would appear to him reasonable for the supposing that making it would gain any advantage or avoid an evil or the temporal nature in reference to the proceeding against him। तो न्यायालय जब ऐसी चीज़ों को देखता है तो न्यायालय क्या सोचता है कि ऐसा जो धमकी दी गई है, वचन दी गई है या फिर जो उत्प्रेरणा दी गई है उसके द्वारा व्यक्ति को ऐसा लगा हो कि उससे कोई फ़ायदा होगा, मैं अपने जुर्म से बच जाऊंगा, मैंने जो जुर्म किया है उससे मेरी सज़ा कम हो जाएगी, उसे ऐसा लगा हो, या फिर उसे ऐसा लगा हो कि मेरे परिवार के साथ कुछ गंभीर घटना कारित कर दी जाएगी। तो इस तरह की उसके साथ उसे उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से उस पर प्रभाव होना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया। ये सेक्शन 24 ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इस धारा के अंतर्गत संस्वीकृति व्यर्थ होने की इस प्रकार शर्तें, इसमें शर्तें बताई गई हैं। एक बार और हम देख लेते हैं। संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा प्राप्त की गई हो, ये पहला इसका एसेंशियल एलिमेंट है। ये पहली शर्त है कि कन्फेशन इज मेड बाय थ्रेट, प्रॉमिस और इंड्यूसमेंट, तो इसके द्वारा किया गया। और सेकंड इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि ऐसी धमकी आदि प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से की गई हो। प्राधिकारवान व्यक्ति कौन है? जैसे कि पुलिस ऑफिसर हुआ, मजिस्ट्रेट हुआ, या फिर और भी जो हम केसों में बताया गया वो हम आगे देखेंगे। तो ये सेकंड इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस गिवन बाय अथॉराइज्ड पर्सन। तो ये इसका सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है। और थर्ड इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि यह उसके विरुद्ध आरोप के बारे में हो। ऐसा नहीं कि धमकी और किसी के बारे में दे रहा हो जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं हो। तो जो उस पर एलिगेशन है, जिसका उस पर एक्यूजिशन है, चोरी का, डकैती का, लूट का, तो उसी के संबंध में थ्रेट देना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए उसी के संबंध में उसे उत्प्रेरणा, इंड्यूसमेंट करना चाहिए। और फोर्थ है कि उसे ऐसा प्रतीत हो कि संस्वीकृति से उसे ऐहिक रूप से फ़ायदा होगा या किसी बुराई का परिवर्जन होगा। मतलब वो जो व्यक्ति जिसे थ्रेट दिया गया उसे ऐसा लगे कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा या फिर मेरा कोई नुकसान होगा, मुझे धमकी दी जा रही है, इस तरह का उसे धमकी, वचन या उत्प्रेरणा के द्वारा उसे ऐसा लगता हो। तो यहाँ पर उसे क्या मान लिया जाएगा? इसे मान लिया जाएगा इर्रेलीवेंट कन्फेशन। उसे कन्फेशन नहीं माना जाएगा, उसे सुसंगत तथ्य नहीं माना जाएगा।
तो जब ऐसी बातें ना हो तो संस्वीकृति को स्वतंत्र माना जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यदि ये सब चीज़ें नहीं हो, उसमें थ्रेट नहीं हो, प्रॉमिस नहीं हो और इंड्यूसमेंट नहीं हो और अथॉराइज्ड पर्सन से नहीं किया गया हो, जो भी इसमें हमने कंडीशंस पढ़ी हैं उसके अंतर्गत नहीं आता हो, तो उसे रेलिवेंट माना जाएगा, उसे सुसंगत माना जाएगा, उसे कन्फेशन मान लिया जाएगा। ये बताया गया है सेक्शन 24 में। तो हम थोड़ा इसे डिटेल में देख लेते हैं। संस्वीकृति स्वतंत्र तथा स्वैच्छिक होनी चाहिए। अगर यह पश्चाताप या दोष की पीड़ा से बचने के कारण की गई है तो ग्राह्य होगी। तो रिपेंटेंस मतलब कि पश्चाताप, यदि कोई व्यक्ति रिपेंटेंस करता है, पश्चाताप करता है अपने दोस्त की पीड़ा को से बचने के लिए, वो मंदिर में जाता है या चर्च में जाता है, वो कहता है कि मैंने पादरी के सामने जाकर वो ये कहता है कि मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ, मैं कन्फेशन करता हूँ कि मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया। तो ये सब क्या है, इट इज़ नॉट कम इन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। इट डज नॉट कम इन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो ये इसमें नहीं आता है। तो ये एक रेलिवेंट कन्फेशन है और इसे कन्फेशन माना जा सकता है और ये इट इज़ रेलिवेंट। तो ये ग्राह्य होगी। तो ऐसे कथन क्या होंगे, ग्राह्य होंगे एज अ कन्फेशन। अगर यह किसी पदाधिकारी द्वारा पैदा किए गए भय या आशा के कारण हुई हो तो अग्राह्य होगी। तो यदि कोई जो अथॉराइज्ड पर्सन है उसने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस दिया है उसके बाद की गई हो तो ये इररेलिवेंट होगी। तो ये हमने पहले देख चुके हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें आगे। पोलाक सीवी ने कहा, एक ये विधिवेत्ता हैं, जूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा, पोलाक सीवी ने कहा कि जहाँ सत्य बताने की सलाह के साथ ये कहा जाता है, किसी व्यक्ति को सत्य बताने की सलाह दी जाती है और उससे ये कहा जाता है कि उसके लिए भले के लिए होगा, उसके लिए भले के लिए होगा, उसके लिए भले के लिए होगा, तो संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी। तो यहाँ पर उससे ये कह दिया कि केवल जो अथॉराइज्ड पर्सन है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर है या फिर मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति का कथन ले रहा है और उसने व्यक्ति से ये कह दिया कि उसके लिए ऐसा कहना भला होगा, उसके लिए भले के लिए होगा, अगर वो ऐसा कथन वो अपने जुर्म का इकबाल करता है तो उसके लिए ये भले के लिए होगा। वो केवल इतना कहता है कि ये ऐसा कथन करना उसके भले के लिए होगा, तो भी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी, क्योंकि यह शब्द ऐसा करना उसके भले में होगा उसे हकीकत बताने की उत्प्रेरणा देती है। तो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे इंड्यूसमेंट कर रही है, इसे यहाँ पर इंड्यूसमेंट माना जाएगा कि उसके लिए भले के लिए होगा, मतलब कि उसकी सज़ा कम हो जाएगी, वो सज़ा से बच सकता है। तो ये इतनी सी बात होगी। अगर कोई मजिस्ट्रेट कह रहा है कि या अथॉराइज्ड और कोई पर्सन है वो कह रहा है कि ये उसके लिए भला होगा कि वो सब कुछ सच सच बता दे, तो ये क्या माना जाएगा, इट इज़ इररेलिवेंट एज अ कन्फेशन। तो उसे इररेलिवेंट माना जाएगा, कन्फेशन की तरह उसे विसंगत कथन माने जाएंगे। इट इज़ इररेलिवेंट। और भी इसमें कमेंट्री दी गई है बुक में, बहुत ही अच्छी बुक है, ये है डॉक्टर अवतार सिंह की। इसमें ये बताया गया है कि यह जानने के लिए स्वीकृति सेक्शन 24 के अंतर्गत इररेलिवेंट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए ये देखना चाहिए कि जो धमकी दी गई है, धमकी, वचन या थ्रेट दिया गया है, वो अभियुक्त को जो दी गई है उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसने जो धमकी, जो शब्द कहे हैं, जो उसने कहा है कि आपके भले के लिए, तो उस व्यक्ति के दिमाग पर क्या असर पड़ा। उसके दिमाग पर ये असर पड़ा जब मजिस्ट्रेट ने उससे ये कहा कि तुम्हारे भले के लिए होगा कि तुम सब कुछ सच बता दो, तो उस पर दिमाग पर यदि ये असर पड़ा है कि इससे तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी, तो ये इररेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 24, ये विसंगत होगा। लेकिन उस पर ये प्रभाव पड़ा उस टाइम पर कि ये मेरे भले के लिए होगा, मैंने जो पाप किए उससे मुझे पश्चाताप मिलेगा, तो ये रेलिवेंट हो सकती है। ये एक इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन दिया गया है। तो अलग अलग फैक्ट्सों के अनुसार अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये इतना ईजी भी नहीं है, तो ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, लेकिन ज़्यादातर केसों में इट इज़ क्लियर कट। ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट है कि
जो चीज़ जो इसमें जो कंडीशंस बताई गई हैं उसके अंतर्गत ये संस्वीकृति इररेलीवेंट होगी। एक अभियुक्त से मजिस्ट्रेट ने कहा, एक मजिस्ट्रेट था, उसने अभियुक्त से कहा, बता दो कि चीज़ें कहाँ हैं, मैं तुम्हारे अनुकूल रहूँगा। एक जो मजिस्ट्रेट था उसने अभियुक्त से कहा कि तुम ये बता दो कि तुमने जो चोरी की चीज़ें कहाँ छुपाई हैं, कहाँ पर हिडन करी हैं चोरी की चीज़ें, या फिर तुमने जो हत्या की है उसका जिस हथियार से, जिस वीपन से तुमने हत्या की है वो कहाँ पर छुपाया है, ये मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे अनुकूल रहूँगा, तो मैं तुम्हारी तरफ फेवर करूँगा, तुम्हारा फेवर करूँगा। तो ये इस तरह की बात की गई हो। या फिर अगर तुमने सच ना बताया तो मैं तुम्हें तकलीफ़ में फंस सकते हो, तो यदि तुमने सच नहीं बताया तो तकलीफ़ में फंस सकते हो, ये कहा गया हो। और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुम खुलासे से बता दो। ये सब उसके एग्जाम्पल हैं जो हम सेक्शन 24 बता रहे हैं। यदि तुम खुलासे से बता दो तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा, मैं तुम्हें बरी कर दूंगा अगर तुम सब कुछ सच बता दो। एक कप्तान ने एक नाविक से कहा कि अगर तुमने सच ना बताया तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। एक कप्तान ने अपने नाविक से कहा कि यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस को दूंगा। तो इन कथनों के फलस्वरूप प्राप्त की गई संस्वीकृतियाँ सुसंगत नहीं होती, इट इज़ इररेलीवेंट, ये विसंगत होती हैं, क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं पर उत्प्रेरणा दिखाई दे रही है, इंड्यूसमेंट दिखाई दे रहा है, थ्रेट दिखाई दे रहा है, प्रॉमिस दिखाई दे रहा है, और ये उसी अपराध के संबंध में दिखाई दे रहा है। और ये अथॉराइज्ड पर्सन, इसमें अथॉराइज्ड पर्सन है मजिस्ट्रेट, जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें ये मजिस्ट्रेट का एग्जाम्पल दिया गया है। और हम इसमें आगे पढ़ते हैं। कुछ प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि मैं आपको एक और अवसर देता हूँ ताकि आपके मामले से जो संबंध है उसके बारे में आप सब कुछ स्पष्ट बता दीजिए तथा ईमानदारी से बता सकें। तो ये सब क्या है, उत्प्रेरणा और धमकी बता रही हैं। तो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं आपको एक और अवसर दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सच बता दीजिए। पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि मैं आपको अंतिम अवसर दे रहा हूँ, बिल्कुल सच बता दीजिए। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, थ्रेट दिखा रहा है। ये थ्रेट दिखा रहा है कि यदि तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारे साथ गंभीर परिणाम हो सकते हैं, मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ, जो गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं, मैं तुम्हारे अगेंस्ट और सेक्शंस लगा सकता हूँ। तो ये थ्रेट बता रहा है। आप सच क्यों नहीं बता देते ताकि आपको छुट्टी मिल जाए, और झूठ बोलने से बात और बिगड़ जाएगी। तो ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। आप सच बता देंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। तो इस तरीके से कानून में ऐसा ऐसा प्रावधान है, ये सब चीज़ें बताना गोल मोल करके, तो ये सब क्या है, इंड्यूसमेंट है। आप एक मर्द बनकर अपनी सारी बातें स्वीकार कर लीजिए, आप सब कुछ स्वीकार कर लीजिए। तो ये क्या कर रहा है, उसे इंड्यूस कर रहा है। तो ये भी क्या इंड्यूसमेंट सेंटेंस है कि आप एक मर्द की तरह, एक मैन की तरह आप सब कुछ स्वीकार कर लीजिए। तो इन बातों में धमकी और इंड्यूसमेंट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो संस्वीकृति इररेलीवेंट है और जो संस्वीकृति रेलीवेंट है, यदि जो अभियोजन पक्ष है वो ये कह रहा है कि संस्वीकृति रेलीवेंट है, तो यहाँ पर अभियोजक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसे ये साबित करना होगा कि संस्वीकृति स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है। जो वो संस्वीकृति का यदि साक्ष्य देता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पक्ष होता है, जो पीड़ित का पक्ष रखता है, जो सरकारी वकील, तो उसी को साबित करना होगा कि जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरीली है और इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र और स्वैच्छिक है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को साबित करना होगा। अब देखते हैं प्राधिकार व्यक्ति कौन है, हु इज पर्सन इन अथॉरिटी। तो संस्वीकृति विसंगत करने की दूसरी शर्त है, सेकंड कंडीशन ये है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन किसी प्राधिकार व्यक्ति की ओर से दिया गया हो। ये हम बता चुके हैं। तो प्राधिकार व्यक्ति किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड पर्सन इन अथॉरिटी।
इन शब्दों में सरकारी व्यक्ति निसंदेह सम्मिलित होते हैं। तो इसमें जो सरकारी, सबसे ज़्यादा इसमें कौन आते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट, सबसे ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट आते हैं। और मजिस्ट्रेट इसके कार्यकारी व्यक्ति, कोई मजिस्ट्रेट है उसके ऑफिस के जो व्यक्ति हैं, पेशकार, उसके लिपिक हैं। और पुलिस, जेल प्राधिकारी, ये सब क्या हैं? लोक अभियोजक, तफ्तीश करने वाला व्यक्ति, तफ्तीश करने वाला व्यक्ति, उसकी पत्नियां या वकील। तो ये सब क्या आते हैं? ये सब किस में आते हैं? पर्सन इन अथॉरिटी में आते हैं। तो यहाँ पर ये सब पर्सन और अथॉरिटी में आते हैं। तो अलग अलग केसों में ये बताया गया है। तो इसे समझने के लिए सबसे सिंपल चीज़ है कि इसमें सबसे ज़्यादा तो पब्लिक सर्वेंट आते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं। और प्राइवेट व्यक्ति भी आते हैं, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, गवर्नमेंट में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर पर्सन की स्थिति देखी जाएगी कि पर्सन उसके दिमाग पर प्रभाव डालने के लिए ऐसी स्थिति में, जैसे कि कोई व्यक्ति पुलिस है तो पुलिस क्या उसके जो एक्यूज्ड है उसके दिमाग पर ये असर डाल सकती है, उस पर धमकी के द्वारा, वचन के द्वारा ये असर डाल सकती है कि वो कन्फेशन करे, तो ये इर्रेलेवेंट हो जाएगा। तो यदि इसके अगर प्राइवेट व्यक्ति के बारे में देखें तो आगे हम देख लेते हैं। गैर सरकारी व्यक्ति भी इस प्रयोजन के लिए प्राधिकारवान माना जा सकता है। तो जो गैर सरकारी व्यक्ति है वो भी प्राधिकार, पर्सन इन अथॉरिटी माना जा सकता है। गैर सरकारी व्यक्ति कब पर्सन इन अथॉरिटी, प्राधिकारवान व्यक्ति की स्थिति में होता है, उसका एक हम बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक केस है, इसमें एक नौकर और मालिक और नौकर के बीच के रिलेशन की बात की गई है। और यहाँ पर मालिक को पर्सन इन अथॉरिटी, प्राधिकारवान व्यक्ति बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, एक नौकर पर अपने मालिक का घर जलाने का एक्यूजिशन होता है। उस पर यह आरोप होता है कि उसने अपने मालिक का घर जलाया है। और मालिक की पत्नी के यह कहने पर कि सच बताने पर वह बच जाएगा, अगर वो बिल्कुल सच बता देगा तो वो बच सकता है या बच जाएगा। इस तरह की जो मालिक की पत्नी है उसने ऐसे शब्द कहे नौकर से। तो उसने ये जब उसने ऐसे सेंटेंस कहे जो मालिक की पत्नी थी कि तुम यदि सच बता दोगे तो तुम्हें बचा लिया जाएगा, तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपने जुर्म का कबूल कर लिया कि मैंने ही घर में आग लगाई है। तो यहाँ पर संस्वीकृति को विसंगत ठहराई गई। यहाँ पर जो कन्फेशन था उसे इर्रेलेवेंट माना गया सेक्शन 24 के अंतर्गत। क्यों माना गया? क्योंकि ये क्या था, एक तरह का इंड्यूसमेंट था, या इसे धमकी भी दे सकते हैं कि उसने ये कहा कि वह बच जाएगा। तो इसका दो सेंस में, यदि वो सच बता दे तो बच जाएगा, तो दो सेंस में ये इंड्यूसमेंट की तरह की अपराध से बच जाएगा, या फिर इसका ये सेंस लगाया जा सकता है कि उसके नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो एक धमकी, थ्रेट की, यदि वो सच नहीं बताता है तो उसे धमकी से उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये इंड्यूसमेंट और थ्रेट दोनों के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा, जो उसकी पत्नी थी मालिक की, उसने कहा कि सच बता दे तो बच जाएगा। तो दोनों तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है इन शब्दों का, एज अ इंड्यूसमेंट और एज अ थ्रेट। तो इंड्यूसमेंट के में अगर हम करेंगे तो कि वो अपराध से बच जाएगा, ये कहना चाह रही है जो मालिक की पत्नी है। या फिर अगर इसका थ्रेट के रूप में कहें तो पत्नी ये कह रही है कि वो अपनी नौकरी बचा लेगा, वो बच जाएगा, मतलब उसकी नौकरी बच जाएगी। तो ये थ्रेट। तो इसके संबंध में एक इम्पोर्टेंट केस है आर बनाम अपचर्च। इसमें क्या होता है, एक नौकर और मालिक का संबंध होता है, और जो नौकरानी होती है, नौकरानी अपने मालकिन के फुसलावे में आ जाती है और वो अपने जुर्म का इकबाल कर लेती है, वो कन्फेशन कर लेती है कि उसी ने अपने बच्चे की हत्या की है। तो यहाँ पर उसे इर्रेलेवेंट नहीं माना गया, रेलिवेंट माना गया, सुसंगत माना गया, उसे कन्फेशन मान लिया गया और उसे सज़ा दी गई। क्यों मान लिया गया? क्योंकि यहाँ पर जो
मालिक और नौकरानी का जो संबंध था उसके संबंध में कोई अपराध नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो रहा था, जो अपराध उसने अलग किया। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही थी। यदि घरेलू नौकरानी, घरेलू जो नौकरानी है उसने उसी घर में अपराध किया, उसके बच्चों के साथ कोई अपराध किया, उसके संबंध में यदि इंड्यूसमेंट किया जाता, थ्रेट किया जाता, तो ये इर्रेलीवेंट होता। तो यहाँ पर इसे सुसंगत माना गया, तो यहाँ पर इसे सुसंगत माना। या आगे हम और देख लेते हैं। गांव के मुखिया, गांव पंचायत अध्यक्ष के बारे में निर्णित हुआ कि ये पर्सन इन अथॉरिटी होते हैं, प्राधिकारवान व्यक्ति होते हैं। जो गांव का मुखिया है, गांव पंचायत के अध्यक्ष हैं, ये क्या है, पर्सन इन अथॉरिटी होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आते हैं 164 के बयान के बारे में, जो CRPC के सेक्शन 164 सबसेक्शन 4 में बताई गई है। तो यहाँ पर 164 के बयान के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त के बयान लिखता है और वो कन्फेशन करना चाहता है, तब ये बयान लिखता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, पहले अभियुक्त को समझाना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि मजिस्ट्रेट को देखना पड़ता है कि इसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है कन्फेशन करने का। तब यहाँ पर उसे थोड़ी देर उसे बैठाला जाता है, 1-2 घंटे, तब उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। और कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले ये चीज़ें वो डिटेल में लिखेगा। यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दिया गया है सबसेक्शन 4 में 164 के, कि आई हैव एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज्ड दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक आ कन्फेशन। मैंने अभियुक्त को समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, एंड दैट इफ़ ही डज सो एनी कन्फेशन ही मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। और यदि वो कोई ऐसी संस्वीकृति करता है तो उसके विरुद्ध साक्ष्य के प्रयोग में लाई जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति उसने वॉलेंटरीली की गई है, यह मेरी उपस्थिति में की गई है, मेरी प्रेजेंस में की गई है, और मेरे सुनते हुए लिखी गई है। और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है, मैंने उसे पढ़कर सुना दी है, और उसका सही होना उसने स्वीकार कर लिया है। उसने इस एडमिट कर लिया है कि ये बिल्कुल सही है जो आपने बोल के सुनाया है। एंड इट कंटेन्स अ फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय हिम। और उसे ये पढ़कर सुना दी गई है और उसका सही होना स्वीकार किया है, और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें दिया गया है। मतलब जो उसने स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सब दिया गया है। ये सब चीज़ें लिखा जाएगा, ज्ञापन में लिखा जाएगा, जो उसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं एज अ कन्फेशन, तो ये सब लिखा जाएगा और मजिस्ट्रेट इसमें नीचे हस्ताक्षर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये बताया गया 164 में। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा, ऐसा थ्रेट मान लिया जाएगा, या प्रॉमिस मान लिया जाएगा, या फिर इंड्यूसमेंट मान लिया जाएगा। और सेक्शन 24 के अंतर्गत उस बयान का कोई मतलब नहीं होगा, वो इररेलीवेंट हो जाएगा। अगर इस सेक्शन 164 की कंडीशन, सबसेक्शन 4 की कंडीशंस को पूरा नहीं किया गया तो उसे एज अ थ्रेट मान लिया जाएगा, या फिर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, ये सब चीज़ें उसे मान लिया जाएगा, और एज इट इज़ इररेलीवेंट अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 24। धमकी आदि आरोप के बारे में होनी चाहिए, ये हमने बता दिया है, डिस्कस कर दिया है कि जो धमकी देनी, जो थ्रेट दिया है, जो प्रॉमिस किया है, जो इंड्यूसमेंट किया है, वो एलिगेशन, जो एक्यूजिशन है जो अभियुक्त के ऊपर, उसी के संबंध में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो किसी और के संबंध में दी गई है तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रेलिवेंट ही रहेगी। तो उसी अपराध के संबंध में होनी चाहिए। यदि चोरी का अपराध है तो चोरी के अपराध के संबंध में होनी चाहिए, यदि हत्या का अपराध है तो हत्या के अपराध के संबंध में होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक्यूज चोरी के अपराध का अभियुक्त है और इंड्यूसमेंट दिया जा रहा है हत्या का, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और ये सेक्शन 24 के अंतर्गत कवर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 24 के साथ ही हमें सेक्शन 28 पढ़ना चाहिए।
ये बिल्कुल कनेक्टेड है। इसमें ये बताया गया है कि जो सेक्शन 24 के अंतर्गत जो थ्रेट दिया गया, प्रॉमिस दिया गया, इंड्यूसमेंट किया गया, यदि उसके प्रभाव को दूर कर दिया जाता है, जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को थ्रेट दिया गया है, इंड्यूस्ड किया गया है या फिर प्रॉमिस किया गया, उसके मन पर इससे जो प्रभाव कारित हुआ है, यदि उसको दूर कर दिया जाता है, उसके बाद कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, तो इट इज़ रेलिवेंट। तो क्योंकि यदि सेक्शन 24 में जो कंडीशन बताई गई हैं तो उसे वो दूर कर दी जाती हैं, तो इट इज़ रेलिवेंट। जैसा कि हमने 164 के बयान में देखा कि मजिस्ट्रेट उससे थोड़े समय के लिए बैठालता है, उसे पूरी अपनी तसल्ली कर लेता है कि इसके मन पर कोई भी ऐसा प्रभाव ना रहे, उसके चेहरे को देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पुलिस वाला इसे दबाव बना कर ले आया है कन्फेशन कराने के लिए। तो पूरा ध्यान रखता है मजिस्ट्रेट, उसे समय देता है, 1-2 घंटे 3 घंटे जितनी ज़रूरत है उतना समय देता है। उसके बाद कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, जिससे कि यदि उसे उत्प्रेरणा, धमकी या वचन दिया गया है तो वो एकदम उसको रिमूव कर दिया जाए। तो इसी तरीके से और भी परिस्थितियों में इस तरीके से उत्प्रेरणा, धमकी या वचन को रिमूव कर दिया जाता है, तो इट इज़ रेलिवेंट एज अ कन्फेशन। तो यही सेक्शन 28 में बताया गया है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से जो एक्यूज्ड के माइंड पर जो प्रभाव पैदा हुआ है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो इट इज़ रेलिवेंट। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 25 और 26 है इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो सेक्शन 24 के ही एक पार्ट कह सकते हैं, उससे ही रिलेटेड है। इन सेक्शन में एकदम क्लियर कह दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर है, उसके समझ की गई संस्वीकृति, कन्फेशन या फिर पुलिस की कस्टडी में किया गया कन्फेशन, इट इज़ नॉट रेलिवेंट, इट इज़ इररेलिवेंट, इसे साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो सोसाइटी में जो पुलिस का बिहेवियर है, वो एकदम इनह्यूमन है, और वो लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं करती है, और वो राज सत्ता, जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो भी बड़े अफसर हैं, उनके दबाव में आ जाती है। उस पर ईज़िली मनी पावर, मसल्स पावर का यूज़ करके पुलिस से जैसा काम करवाना है वैसा करवाया जा सकता है। इस तरीके से पुलिस का बिहेवियर है। हम देखते हैं कि पुलिस से किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते समय लोगों के नाम निकाल देती है पैसे लेके। तो इस तरीके से पुलिस का बहुत ही ज़्यादा करप्ट बिहेवियर रहा है। तो एकदम इसलिए इसका स्पष्ट कर दिया गया है कि ये एज्यूम कर लिया गया है कि पुलिस ज़्यादातर मामलों में थ्रेट का यूज़ ही करेगी, इंड्यूसमेंट का यूज़ ही करेगी, प्रॉमिस देगी। तो ये एक एज्यूम कर लिया कि पुलिस के द्वारा ज़्यादातर केसों में थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी कारण जो पुलिस की जो समाज में, जो सोसाइटी में इनह्यूमन और करप्ट जो छवि है, उसी के चलते सेक्शन 25, 26 डाले गए हैं। और इसमें एकदम क्लियर कह दिया गया है, एक एज्यूम कर लिया गया है कि पुलिस ज़्यादातर केसों में तो ऐसा करती है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का यूज़ करती है। तो पुलिस को आसानी से ख़रीदा जा सकता है, ये ऐसा माना जा सकता है। तो इसीलिए सेक्शन 25, 26 को एकदम क्लियर बता दिया गया है कि ये इनके समझ कन्फेशन नहीं किया जा सकता है। और 27 इसका एक अपवाद है, वो हम आगे सेक्शन जब से 25, 26, 27 डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।